हेलो 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 हेलो। चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। लास्ट हमने कौन सा खत्म किया था अभी? राइट इशू एंड बोनस वाला खत्म। तो क्या क्या हो गया कंपनी अकाउंट्स के अंदर? सबसे पहला इशू फोर फीचर री इशू। दूसरा इशू ऑफ डिबेंचर्स भी खत्म हो गया। नेक्स्ट रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी खत्म हो गया। नेक्स्ट बोनस एंड राइट इशू भी खत्म हो गया। अभी लास्ट है ये रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये लास्ट है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। मैं वापस से बोल रहा हूँ, बैलेंस शीट का प्रैक्टिस करना, बैलेंस शीट का प्रैक्टिस करना, बैलेंस शीट का प्रैक्टिस करना। ओके, तो मुझे बताओ जल्दी जल्दी, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का क्या मतलब होता है? इसका क्या मतलब है कि रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का तो मारो। तो भी नहीं मालूम? बोलो शिवा। कोई बात नहीं, बोलो जानवी। तुम लोग नहीं बोलोगे तो चलेगा, मतलब ऐसा नहीं मालूम है तो नहीं बोल रहे हो तो दैट्स ओके। हाँ बोलो साहिल। बोलो ना। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस जैसा, रिडम्पशन का मतलब क्या में इशू का उल्टा। इशू का उल्टा है। इशू में क्या होता था, कंपनी के एंगल से सोचो, इशू में क्या होता था, कंपनी शेयर इशू करती है और कंपनी को क्या मिलता है? पैसा मिलता है। रिडम्पशन में क्या होता है? रिडम्पशन में क्या होता है? कंपनी पैसा उनको रिटर्न करती है, कंपनी पैसा उनको रिटर्न करती है और अपना शेयर्स वापस ले लेते हैं। सुनो ना ध्यान से। एज गुड एज लोन को रीपे करना। कंपनी ने लोन लिया है और लोन को रीपे करेंगे तो पैसा उनको रिटर्न दे देंगे, तो उसी उसी को हम लोग बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इशू ऑफ डिबेंचर किया तो एंट्री क्या पास किया था? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। आपने एंट्री पास करता है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, तो रिडम्पशन करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगा? डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। सर डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री कौन पास कर रहा है? बैंक पास कर रहा है। ये एंट्री कौन पास कर रहा है? डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। डिबेंचर डेबिट क्या मतलब लाइबिलिटी कैंसिल, टू बैंक मतलब पेमेंट कर रहे हैं, टू बैंक मतलब पैसा जा रहा है, टू बैंक मतलब पैसा। लिखो, लिख लिख के करते हैं। सबसे पहला बात करते हैं हम लोग मीनिंग। उसमें debentures are usually redeemable that is either redeemed in cash। भी पेज पलटने का आवाज़ सुन रहा हूँ, तुम लोग लिखो फटाफट। that is either redeemed in cash or convertible to equity shares or convertible to equity share after a time period। after a time period। चलो यहाँ पर देखो हम लोगों ने क्या लिखा है यहाँ पर। सबसे पहला बोला कि डिबेंचर्स आर यूजुअली रिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब एक होता है रिडीमेबल, एक होता है इरिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब कुछ समय के बाद उनको उनका पैसा वापस लौटाया जाएगा, रिटर्न कर दिया जाएगा। और इरिडीमेबल का मतलब वो पैसा जो है ना हमारे पास ही रखेंगे जब तक बिजनेस बंद ना हो जाए। जब बिजनेस बंद होगा तभी उनको लौटाएंगे, उससे पहले नहीं देंगे। और उनको एवरी ईयर क्या मिलता जाएगा इसमें? इंटरेस्ट। एवरी ईयर उनको क्या मिलता जाएगा? तो एक होता है रिडीमेबल और एक होता है इरिडीमेबल। आपको बताओ ना, इरिडीमेबल इशू नहीं किया जाता है, इशू किया जाता है रिडीमेबल।
तब आप सोचो, मैं बोल रहा हूँ कि आप मुझे ना लोन दे दो, ये लोन का पैसा आपको रिटर्न कभी नहीं दूंगा, बट आपको हर साल क्या देते रहूंगा, इंटरेस्ट। और लोन का ये पैसा रीपे कब करूंगा मालूम है, जब मेरा कंपनी बंद हो जाएगा। जनरली ये होता है। ये नहीं, आप डिबेंचर इशू करते हो ना, तो कौन सा इशू करना है, रिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब क्या होता है कि कुछ समय के बाद ये क्या हो जाएगा, रिडीम, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, 6 साल के बाद। क्लियर, हरीसा क्लियर हो, पेन छोड़ के लिखो। रिडीमेबल डिबेंचर्स रिडीमेबल डिबेंचर्स भी, आ रहे हो, redeemable debentures may be redeemed, may be redeemed after a fixed number of, after a fixed number of years, or or any time after certain number of years has lapsed, or or on give a specified notice, specified, or by annual drawing, or by annual drawing, और बाय एनुअल। यहाँ पर देखना हम लोग क्या बोल रहे हैं, redeemable debentures may be redeemed after a fixed number of years। after a fixed number of years का मतलब क्या, मतलब 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, 8 साल के बाद, ए क्लियर, और एट एनी टाइम आफ्टर अ सर्टन नंबर ऑफ ईयर्स हैज लैप्स्ड। मतलब सर आप ये नहीं बोल सकते हो कि काम करता हूँ मैं डिबेंचर इशू करता हूँ, 40 साल में तुमको पैसा दे दूंगा, 70 साल में पैसा दे दूंगा, नहीं। तो लॉ में ना लिखा हुआ है कि सर 20 ईयर्स से ज़्यादा आप रख नहीं सकते हो। क्लियर, तो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड एज एक्सपायर ऑन गिविंग अ स्पेसिफाइड, हो सकता है कि आपके पास पैसा आ गया और आप लोग को जल्दी रिपे करना है, तो आप जल्दी भी रिपे कर सकते हो नोटिस देके। और बाय एनुअल ड्राइंग, मतलब हर साल आप ना 1-1 लाख रुपया को पे कर रहे हो, और बाय एनुअल ड्राइंग। तो ये सब क्या है सर, एक तरीका है कि डिबेंचर कैसा रिडीम किया जाएगा। अब लिखो, मेथड्स ऑफ रिडम्पशन डिबेंचर। सर डिबेंचर को रिडीम करने के कौन से तरीके हैं, एक तो उनको पैसा दे दो, रिडीम हो जाएंगे। 4 तरीके, सबसे पहला बाय बाय लमसम पेमेंट इन, दूसरा है बाय पेमेंट इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट, दूसरा है बाय परचेज इन ओपन मार्केट, बाय परचेज मार्केट, और चौथा है बाय
कन्वर्जन टू बाय कन्वर्ट। चलो इधर देखो, इधर देखो। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि सर ये जो डिबेंचर को रिडीम करना ना, रिडीम, इसका कौन सा तरीका है। तो इधर देखो, मान लो ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट का ये है लाइबिलिटी साइड और ये है एसेट साइड, आज खाली है। आपने जब डिबेंचर इशू किया तो लाइबिलिटी में आ गया, लाइबिलिटी में आ गया। मान लो डिबेंचर आ गया 10 लाख का, डिबेंचर आ गया 10 लाख का। अब ये डिबेंचर को रिडीम करना है, मतलब बुक से हटाना है। क्या कर सकते हो आप, एक तो ये 10 लाख पूरा एक साथ पेमेंट दे दो, 5 साल के बाद ना 10 लाख का एक साथ पेमेंट दे दो। तो पेमेंट दे दोगे तो एंट्री क्या बनेगा, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा और लाइबिलिटी से निकल जाएगा। ये क्लियर। दूसरा तरीका है कि सर 10 लाख अगर एक साथ नहीं दे सकते हो ना, क्या करो, हर साल थोड़ा थोड़ा दो। तो 2-2 लाख, 2-2 लाख, 2-2 लाख हर साल दो। तो पहले साल ये बैलेंस शीट में 10 लाख दिख रहा है, आप 2 लाख दे दोगे तो कितना बचेगा, 8 लाख। फिर नेक्स्ट ईयर में फिर से 2 लाख दोगे तो 6 लाख। ऐसा करते 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 वो जीरो हो जाएगा। क्लियर। तो पहला वाला मेथड भी क्लियर, लमसम। दूसरा भी इंस्टॉलमेंट क्लियर। अभी ये समझो ये क्या होता है। ये डिबेंचर है, बराबर। एग्जाम्पल सुनना, मान लो 5 डिबेंचर मैंने इशू किया, 5 डिबेंचर इशू किया है, 5 डिबेंचर इशू किया है मैंने। तो ये मेरा लाइबिलिटी साइड में दिख रहा है। अब मैं क्या करूंगा मालूम है, मैं मेरा खुद का डिबेंचर है ना खरीद लूंगा मार्केट से। अगर आप कभी भी किसी का शेयर्स या डिबेंचर्स खरीदते हो तो आपके इन्वेस्टमेंट्स में दिखता है, वो इन्वेस्टमेंट है ना आपके लिए। तो कंपनी क्या करता है मालूम है क्या, खुद का ही डिबेंचर खरीदता है, खुद का ही डिबेंचर खरीदता है। पहले लाइबिलिटी में 5 है, अब अगर खुद का डिबेंचर खरीदेगा ना, समझो 3 डिबेंचर खरीद लिया, तो उसके इन्वेस्टमेंट में दिख रहा है, ये उसका बैलेंस शीट है, ये एसेट साइड है और ये लाइबिलिटी साइड है। तो एसेट में भी 3 है और लाइबिलिटी में 5 है। लेकिन जो लाइबिलिटी में 5 है ना, उसमें 3 तो मैं खुद के नाम पे ही है अभी। तो मैं क्या करूंगा मालूम है, इसमें से ना 3 कैंसिल कर दूंगा। तो आइडियल लाइबिलिटी कितना बचेगा, सिर्फ 2 का। इसको हम लोग बोलते हैं परचेज ऑफ ओन डिबेंचर। परचेज ऑफ ओन डिबेंचर, खुद का डिबेंचर तुम खुद ही खरीद लो। तुम खुद का डिबेंचर अगर खुद खरीद लोगे, खुद का डिबेंचर अगर खुद खरीद लोगे तो वो भी क्या हो जाएगा, आपका रिडम्पशन हो जाएगा। क्लियर। और लास्ट में क्या बोला, कन्वर्जन इनटू, आपके पास 5 डिबेंचर्स था, आपने उसमें उसको 3 में कन्वर्ट कर दिया इनटू इक्विटी शेयर, तो डिबेंचर तो चला गया ना, डिबेंचर चला गया। कन्वर्जन का सर सिंपल एंट्री क्या बनेगा, डिबेंचर जाएगा तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। परफेक्ट, क्लियर, डन। बहुत इजी टॉपिक है। ओके, अभी ना हम लोग है ना चलो सुनो। तो सबसे पहले ना क्या होता है ना, हम लोग पेमेंट वाले की बात कर रहे हैं कि सर डिबेंचर जो हमको रिडीम करना है ना, वो पेमेंट करके। लेकिन लेकिन रूल बना हुआ है, आपको मालूम है कि फ्यूचर में पैसा लगने वाला डिबेंचर को देने के लिए, कि आपको बाद में मालूम पड़ता है, कि आपको इशू का टाइम पे मालूम है, इशू के टाइम पे मालूम है। अरे यार तुम लोन लोगे तो तुमको पहले ही पता है ना कि हमको ये लोन भी क्या करना पड़ेगा, रिपे करना पड़ेगा। तो कंपनी जब ये डिबेंचर इशू करता है तो कंपनी को पहले ही मालूम है, मुझे 5 साल के बाद ना इतना पैसे का ज़रूरत होगा, इतना पैसे का ज़रूरत होगा। तो कंपनी को क्या बोलते हैं मालूम है क्या, आप क्या करके रखो, पहले से ही थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कर कर, जैसे का शादी है, तो अभी क्या घर पे डायरेक्टली लोग एक ही दिन में बोलेंगे कि मेरे पास इतना पैसा है क्या। थोड़ा थोड़ा पहले से क्या करते हैं, जमा करते जाएंगे जाएंगे, थोड़ा गोल्ड अभी से खरीद के रखेंगे। जब तक उसका वेडिंग आएगा ना, तब तक उनके पास क्या जमा रहेगा, पैसा और गोल्ड जमा रहेगा। या उसी तरीके से अगर अपने को मालूम है 5 साल के बाद मुझे 70 करोड़, 80 करोड़, 100 करोड़ मुझे पे करने के लिए लगेगा, तो डायरेक्ट एंड मूवमेंट में नहीं जाएंगे। क्या करेंगे वो लोग, पहले इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्या करेंगे वो लोग, आप सुनो ना, आप पैसा इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करो, एफडी में करो, शेयर्स में करो, म्यूचुअल फंड्स में करो, कहीं पर भी इन्वेस्ट करो। तो मुझे बताओ, आप इन्वेस्ट करोगे ना, इन्वेस्ट, इन्वेस्टमेंट का जर्नल एंट्री क्या पास होगा, आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, जर्नल एंट्री क्या पास होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। कितना अच्छा है, अगर ऐसा रहेगा ना तो मैं खुद जाके ना, आप भी 100 करोड़ कर दो आज, पैसा मिलेगा, बैंक क्रेडिट हो जाए। एंट्री विल बी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू। देखो जन पूरा होगा ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट ना एक बेसिक होता है जर्नल एंट्री।
बेसिक क्या है मालूम है? बैंक वन ऑफ द बेसिक में आता है, इसमें गलती नहीं होना चाहिए। जैसे कि बैंक डेबिट कब होता है मालूम है? जब पैसा आता है। और बैंक क्रेडिट कब होता है मालूम है? बाकी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डाउटफुल, वो सब वाला एंट्री नहीं भी समझा तो चलता है। बट ना कुछ कुछ ना बेसिक जनरल एंट्री, जैसे सेल हुआ, सेल क्रेडिट होता है, परचेस हमेशा डेबिट होता है। तो इसमें गलती प्लीज मत करो। तो मुझे बताओ, पैसा आ रहा है कि पैसा जाने वाला है? इन्वेस्टमेंट करो तो पैसा जाएगा, तो बैंक क्या होगा मालूम है? क्रेडिट होएगा। एंट्री विल बी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू। और इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मुझे कहना है इसे एवरी ईयर इंटरेस्ट मिलेगा। मुझे एवरी ईयर क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। और इंटरेस्ट मिलने का एंट्री क्या पास होगा बोलो? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा मिल रहा है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। ये सिलसिला ना चलता रहेगा एवरी ईयर। पहले साल में मैं क्या करूंगा? पैसा डालूंगा, बैंक मेरे को इंटरेस्ट देगा। दूसरे चरण में भी थोड़ा पैसा डालूंगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तीसरे चरण में भी पैसा डालूंगा, इंटरेस्ट मिलेगा। और जब लास्ट रिडम्पशन का दिन आएगा ना, वो इन्वेस्टमेंट को क्या करो? तोड़ दो। अब इन्वेस्टमेंट को अगर ब्रेक करूंगा, इन्वेस्टमेंट को ब्रेक करूंगा तो एंट्री क्या पास होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। अब मुझे पैसा आएगा ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। और जैसे ही वो पैसा आएगा, वो पैसा लेके मैं क्या कर दूंगा मालूम है? डिबेंचर को रिडीम कर दूंगा, डिबेंचर को रिडीम कर दूंगा, डिबेंचर को रिडीम करूंगा। तो एंट्री क्या पास होगा? डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू। आपस एक बार पूरा स्टोरी सुनो ना, क्या है, एक बार पूरा स्टोरी सुनो। सबसे पहले तो हम लोग इशू करते हैं, इशू इशू करेंगे। एक नंबर लेके चलते हैं हम लोग, 10 लाख। 10 लाख का मैंने डिबेंचर इशू किया, एंट्री क्या बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स 10 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स 10 लाख, बैंक अकाउंट पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स 10 लाख। क्लियर? और मान लो ये 5 साल के बाद रिडीम करना है, मान लो ये 5 साल के बाद। अब मुझे क्या करना पड़ेगा मालूम है? इन्वेस्टमेंट्स करना पड़ेगा 5 साल तक। कितना करूँ? 10 10 लाख बोलते, 2 2 लाख करूंगा। आप सोचो, 10 10 लाख करूंगा, 5 साल में 50 लाख हो जाएगा। कितना करना चाहिए? 2 2 लाख करना चाहिए। कितना करना चाहिए? 2 2 लाख करना चाहिए। तो 2 लाख का इन्वेस्टमेंट करूंगा तो एंट्री क्या बनेगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 2 लाख। फिर मान लो ये 2 लाख के ऊपर 10% इंटरेस्ट है, 10% का इंटरेस्ट 20 हज़ार, 20 हज़ार का इंटरेस्ट मिलेगा। एंट्री क्या बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। क्लियर? फिर वो इंटरेस्ट को पीएनएल में ट्रांसफर करूंगा। फिर सेकंड ईयर सेम रिपीट एंट्री होगा, रिपीट एंट्री होगा 5 साल तक। 5 साल के बाद इन्वेस्टमेंट को ब्रेक करूंगा, एंट्री क्या बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। अब वो पैसा आया तो मैं क्या करूंगा? रीपे कर दूंगा, एंट्री क्या बनेगा? डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू। बस मोटा मोटा बताया, एग्जैक्ट ऐसा नहीं हो। के लिए मेरे को इंटरेस्ट भी मिल रहा है, तो वापस इन्वेस्टमेंट का वैल्यू भी तो बढ़ रहा है। तो शायद मुझे 10 10 लाख नहीं लगेगा, कम 5 2 2 लाख नहीं लगेगा, कम लगेगा, पैसा थोड़ा और कम लगेगा। दूसरा, जब भी इन्वेस्टमेंट्स को ब्रेक करूंगा शायद प्रॉफिट और लॉस भी हो सकता है। अगर मैं म्यूचुअल फंड में डालूंगा, शेयर्स में डालूंगा, जरूरी नहीं जितने में खरीदा था उतना ही भाव मेरे को मिलेगा। ये क्लियर है क्या यहाँ तक? ओके। तीसरा चीज वेरी इंपॉर्टेंट, रूल बोलता है कि जैसे आप इन्वेस्टमेंट्स करोगे ना, सामने ना एक रिजर्व भी क्रिएट करो, रिजर्व। एक इन्वेस्टमेंट्स के सामने ना एक रिजर्व भी क्रिएट करो डिबेंचर्स के लिए, ताकि पता चले कि ये पैसा क्यों साइड में कर रहे हो। और वो रिजर्व्स का नाम है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जिसको हम लोग बोलते हैं DRR। पहले ना मैं आपको ना आपके मॉड्यूल से कुछ बताना चाहूँगा, फिर मैं एकदम शॉर्टकट में लिखा के दूंगा आपको, एकदम सिंपल में, जो याद रखना बस उतना लिखाऊंगा। और ये DRR के बारे में जरा समझो क्या बोला है। यहाँ पर हेडिंग देखो क्या बोला है, रिक्वायरमेंट टू क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन। सब लोग बोलो क्या लिखा है? डिबेंचर रिक्वायरमेंट टू क्रिएट डिबेंचर DRR। सेक्शन 71 ऑफ द कंपनीज एक्ट कवर्स द रिक्वायरमेंट टू क्रिएट DRR। तो सर ऑप्शनल है कि कंपलसरी है क्रिएट करना? कंपलसरी है भाई, लॉ ने बोला है। सेक्शन 71 के अंदर तूने अगर किसी से पैसा लिया ना, तो ये रिजर्व क्रिएट करना कंपलसरी है। वेयर अ कंपनी इश्यूज डिबेंचर, it should create a it should create a debenture redemption reserve out of the profit which are available for distribution of। आपको मालूम है ये वाले सेंटेंस ने क्या बताया? आउट ऑफ द प्रॉफिट विच आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। इसका क्या मतलब है? डिविडेंड उसमें से यूज कर, इसका क्या मतलब है? भी नहीं, गलत है कुछ। ये सेंटेंस जो मैंने हाईलाइट किया, इसका क्या मतलब है? फ्री रिजर्व्स यूज, इसका दूसरा नाम है फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स बोलते ही किसको है?
फ्री रिजर्व्स बोलते हैं किसको है? ऐसा रिजर्व्स विच कैन बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, विच कैन बी यूटिलाइज फॉर डिविडेंड, उसको हम लोग बोलते हैं फ्री रिजर्व। तो यहाँ पर क्या लिखा? आउट ऑफ द प्रॉफिट विच आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, का मतलब फ्री रिजर्व। कंक्लूजन, आपको रिजर्व्स क्रिएट करना है तो रिजर्व्स क्रेडिट हो जाएगा। तो टू DRR, सर डेबिट किसको करोगे? फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व। तो एंट्री क्या बनेगा मालूम है? फ्री रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू DRR, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू DRR। फ्री में दो रिजर्व मैंने बोला था, हमेशा याद रखो। कौन सा दो है मालूम है? एक जनरल रिजर्व और एक PNL। एक जनरल रिजर्व और एक, पहला वाला सेंटेंस समझ गया। नेक्स्ट क्या बोला है? द अमाउंट क्रेडिटेड टू DRR should not be utilized by the company for any purpose except for the purpose aforesaid, मतलब रिडम्पशन के लिए यूज करना है। ओके डन। द कंपनी शुड पे इंटरेस्ट एंड रिडीम द डिबेंचर अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द इशू। टर्म्स और कंडीशंस मतलब कि सर अगर आपने बोला है कि प्रीमियम पे रिडीम करना तो प्रीमियम पे करना पड़ेगा। लास्ट में क्या बोला? वेयर अ कंपनी फेल्स टू रिडीम डिबेंचर्स ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी और फेल्स टू पे द इंटरेस्ट व्हेन दे फॉल ड्यू, द ट्रिब्यूनल may on application by any or all of the holders of debentures or debenture trustee after hearing the parties direct the company to redeem the debentures by payment of principal and interest। मतलब सर मैटर है ना ट्रिब्यूनल में जा सकता है, कोर्ट समझो आप। अगर कोई शेयर होल्डर ने बोला ना, अगर डिबेंचर होल्डर ने कि हमको हमारा पैसा नहीं मिला है, तो वो लोग मैटर है ना ट्रिब्यूनल के पास लेके जा सकते हैं। और ट्रिब्यूनल कंपनी को बोलेगा सुन कंपनी, जल्दी जल्दी ना इनको पेमेंट कर, नहीं तो तेरा कंपनी बंद कर दूंगा मैं। तो वो लोग है ना ऑर्डर करेंगे कंपनी को क्या करने के लिए? सर टू पे दी प्रिंसिपल एंड दी सिंपल। अब क्वेश्चन ये है कि सर बोलो, डाउट फेरी है। अभी सिंपल में आते हैं। सर DRR कितना मेंटेन करना पड़ता है? DRR पीयूष कितना मेंटेन करना पड़ता है? DRR कितना मेंटेन करना पड़ता है? अभी ध्यान से सुनो। डिबेंचर्स इज इशूड बाय, ये जो लिखा है ना ये कंपनीज है, अलग अलग तरीके की कंपनी है। ये जो लिखा है ना ये सब अलग अलग तरीके की कंपनी है। और कितना रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो क्या बोला यहाँ पर देखो कि सर AIFI बाय RBI, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, के लिए ना बहुत सिंपल रखता हूँ। बैंकिंग कंपनी मालूम है? बैंकिंग कंपनी, कोई भी बोलो दो बैंकिंग कंपनी का नाम। एक्सिस, HDFC, SBI, ये है बैंकिंग कंपनी। इन्होंने अगर डिबेंचर इशू किया है, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मालूम है कौन होता है? कौन एग्जांपल बोलते हो? तुमको मालूम है क्या? हाँ, बैंक। फिर बैंक एंड बैंक क्यों बोल दिया? IC, ओके। और हाउसिंग डेवलपमेंट, तो उसका अलग से वाला, अलग से सेक्टर इंस्टीट्यूशन, उसका भी परफेक्ट है। और बजाज फाइनेंस सुना है कभी? बजाज वो क्या, मोबाइल लेने जाओ, बराबर, तो बजाज फाइनेंस हुआ। तो ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं विच इज़ रेगुलेटेड बाय RBI। तो ये लोगों ने अगर डिबेंचर इशू किया है ना, ये लोगों ने अगर डिबेंचर इशू किया है ना, DRR का ज़रूरत ही नहीं, DRR का ज़रूरत ही एग्जाम में ये नहीं, फिक्स है। सर एग्जाम में क्या आएगा मैं वो पहले हाईलाइट कर देता हूँ। सर अनलिस्टेड कंपनी आएगा, जहाँ पर आपको DRR क्रिएट करना पड़ेगा। कितना मालूम है? वो भी 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग वैल्यू ऑफ डिबेंचर। सर आपके पास डिबेंचर अगर 10 लाख का आउटस्टैंडिंग है, 10 लाख का 10% कितना होता है? 1 लाख। 10 लाख का 10% कितना होता है? तो 1 लाख का क्या क्रिएट करना पड़ेगा? DRR। 1 लाख का क्या क्रिएट करना पड़ेगा? और बाकी जितने भी अभी हम पढ़ने वाले हैं ना, उनको DRR क्रिएट करने का जरूरत, पर फटाफट देखते हैं कौन है सर। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, DRR विल बी एप्लीकेबल एज पर NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है। लिस्टेड कंपनी रहा, लिस्टेड, ऑल लिस्टेड NBFC नो DRR, अदर लिस्टेड नो DRR। अनलिस्टेड कंपनी के अंदर है हम लोग अभी, के अंदर अनलिस्टेड NBFC नो DRR, लेकिन अदर अनलिस्टेड कंपनी, अदर अनलिस्टेड कंपनी, अदर
अनलिस्टेड कंपनी। तो क्या करना पड़ेगा, डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। वो भी कितना बोलो, 10% ऑफ व्हाट, आउटस्टैंडिंग। तो एक काम करो, आओ अपने कॉन्सेप्ट बुक में और लिखो अमाउंट ऑफ डीआरआर और ब्रैकेट में लिख देना डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, अमाउंट ऑफ डीआरआर बी क्रिएटेड। सबसे पहला सबसे पहला फॉर अनलिस्टेड कंपनीज other than unlisted PFCs unlisted हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, फॉर्म चाहिए लिख लेना, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। सर कितने का डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, 10% ऑफ स्टैंडिंग बैलेंस वेंचर। 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन ए क्लियर। सेकेंड, जर्नल एंट्री फॉर क्रिएशन ऑफ डीआरआर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आर अकाउंट। डीआरआर डन। कर सकते हैं बट मैं बताऊंगा आगे जाके क्या होगा। हम लोग जब भी क्रिएट करेंगे ना तो करंट ईयर का प्रॉफिट यूज करेंगे रिजर्व क्रिएट करने के लिए, और एंड में जब डिबेंचर रिडीम हो जाएगा ना तो वो रिजर्व को फिर से रिवर्स करना पड़ेगा। हम लोग ने क्या किया है, एक एंट्री पास किया। आप सोचो ना, इमेजिन करो ना, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर। तो डीआरआर क्रेडिट 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 बोल के खड़ा है कहाँ पर, लाइबिलिटी साइड में। लेकिन अब डिबेंचर को आपने रिडीम कर दिया, तो वो रिजर्व का कुछ काम है क्या? तो रिजर्व को वापस से रिवर्स करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या पास हो जाएगा मालूम है, डीआरआर फिर से डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट करोगे किसको, पीएनएल को नहीं करोगे, इस बार जनरल रिजर्व को करोगे, जनरल रिजर्व को करेंगे। मैं सब लिखा के देने वाला हूँ। ओके। तो सर एक तो रिजर्व तो क्रिएट करना है, उसके साथ में ना हम लोग को क्या करना मालूम है, कि इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। सिर्फ रिजर्व क्रिएट करने से नहीं चलेगा, क्या करना पड़ेगा, ये इन्वेस्टमेंट्स भी करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट्स भी करना पड़ेगा। तो देखते हैं इधर इन्वेस्टमेंट के बारे में। एज पर रूल 18 ऑफ द कंपनीज एक्ट, बराबर है, क्या बोला है, द फॉलोइंग कंपनीज लिस्टेड एनबीएफसी, लिस्टेड एचएफसीज, all other unlisted company, all unlisted company which are not NBFC FFC shall or on before 30th of April बराबर deposit or invest a sum which is not less than 15% of the amount of debentures which is maturing during the, ये साल में जितना भी मैच्योर होने वाला है ना उसका 15%। समझा नहीं, रिजर्व आपने 10% क्रिएट की, तो इन्वेस्टमेंट भी 10% ही करना चाहिए था ना, इन्वेस्टमेंट क्यों 15 कर रहे हैं? तो हो सकता है 20-20 हो जाए वैल्यू में, 20-20 हो जाए, इसलिए थोड़ा इन्वेस्टमेंट ना ज़्यादा ही करके रखते हैं, इसलिए 15%। करेक्ट आंसर। इन एनी और मोर ऑफ द फॉलोइंग मेथड, नेमली इन डिपॉजिट्स विथ
बोलो इन डिपॉजिट्स विथ शेड्यूल बैंक, इन डिपॉजिट्स विथ शेड्यूल बैंक, इन डिपॉजिट्स विथ का क्या मतलब है? एफडी। नेक्स्ट, सिक्योरिटीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सिक्योरिटीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बॉन्ड्स वॉन्ड, मतलब तुम कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करो, कहीं ना कहीं पे क्या कर लो, और पैसे का इन्वेस्टमेंट कर लो। कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? 15%। कितना करना चाहिए? 15%। ये सब ज़्यादा देखने का जरूरत नहीं है। अब आओ आप लोग लिखो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, इन्वेस्टमेंट ऑफ, आपने जितना डीआरआर अमाउंट सेट किया था उसको क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्ट। बट इन्वेस्ट कितना करना पड़ेगा सर? एग्जैक्ट सेम अमाउंट करना पड़ेगा। ज़्यादा करते हैं हम लोग तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा ना, इट विल बी 15% ऑफ डिबेंचर्स, वेंचर्स मैच्योरिंग ऑन, मैच्योरिंग करंट ईयर, वेंचर्स मैच्योरिंग इन करंट। चलो ये क्लियर। अब लिखते हैं हम लोग जर्नल एंट्रीज। हम लोग लिखते हैं जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री इन बुक्स ऑफ कंपनी, जर्नल एंट्री ऑफ कंपनी। अच्छा, वापस से मैं एकदम डिटेल में नहीं लिखा के दे रहा हूँ इशू ऑफ डिबेंचर, बिकॉज ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ लिया है। सर डिबेंचर इशू जो होता है ना, अगर उसमें रिडम्पशन का डिटेल दिया है, तो हम लोग अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे है तो डेबिट और क्रेडिट दोनों करते हैं। याद है कि नहीं? तो डेबिट और क्रेडिट कौन सा लेजर को करते हैं? डेबिट। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। और क्रेडिट किसको करते हैं हम लोग? रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट। अच्छा, एंट्री पूछ, आने जाने। पीयूष एंट्री बोलना। इशू ऑफ डिबेंचर फॉर 100 एंड रिडीमेबल एट 105। हाँ बोलो श्रेयस, अब कितना भी नीचे देखो, नेक्स्ट आप ही का नंबर है, बोलो। आपने डिबेंचर इशू किया है विच इज रिडीमेबल एट 105। इशू एट 100, रिडीमेबल एट 10। एंड वी, क्या हो गया है? किसको ढूंढ रहे हो? किसको ढूंढ रहे हो? बोलो। ना पड़ता है। साहिल बोलो। ओ वीरम, तुम मत देखो ना रे। दिखा ही नहीं ना वेरे, तू किसको देख रहे हो? बोलो एंट्री। हाँ, नहीं बोल रहे आप? पढ़ा रहा हूँ। पहले तो पैसा आता है, और आप बोल रहे हो आपको इशू का एंट्री नहीं आता है वीरम। ये बोले वो बोले ये बोले, ठीक है। बोलो बैंक अकाउंट डेबिट,
एक सिंपल जिसको कुछ ज़्यादा समझना नहीं है ना, तो ये भी बोलेगा ना बैंक टू डिबेंचर, तो भी मेरे को चलेगा, समझ गया तुमको थोड़ा बहुत। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इशू का एंट्री है। लेकिन सर हमको मालूम है मुझे फ्यूचर में 5 रुपये का लॉस होने वाला है, फ्यूचर में 5 रुपये का लॉस होने वाला है। तो ये जो फ्यूचर में 5 रुपये का लॉस होने वाला है, का हम लोग एक डेबिट भी करते हैं और क्रेडिट भी करते हैं। डेबिट हम लोग करते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट, और क्रेडिट में हम लोग लिखते हैं डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम या रिडम्पशन ऑफ जो भी एक नाम, पी डीपीआर जो भी था। क्लियर? तो ऐसा करते हैं। लिखो लिखो लिखो। ऑफ डिबेंचर, फॉर इशू ऑफ डिबेंचर। पहला एंट्री क्या बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। मैं वो सब डिटेल लिखा के नहीं दे रहा हूँ आपको, ऑलरेडी हम लोग ने कर लिया है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। अब नेक्स्ट एंट्री जो लिख रहे हैं हम लोग, इट इज आफ्टर अलॉटमेंट डिबेंचर। तो सर डिबेंचर्स आपने इशू कर दिया है, डिबेंचर्स आपने अलॉट कर दिया, अब उसके बाद क्या एंट्री बनेगा? उसके बाद सर कंपनी को क्या करना पड़ता है? ऐसे बैठे रहना पड़ेगा? नहीं, क्या करना पड़ेगा? हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा साइड में करना। दो काम करना पड़ेगा, एक तो रिजर्व क्रिएट करना है, एक तो इन्वेस्टमेंट करना है। रिजर्व क्रिएट, इन्वेस्टमेंट, रिजर्व क्रिएट एंड, तो लिखो सेटिंग असाइड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट रिडम्पशन, और सेटिंग असाइड फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फॉर रिडम्पशन। तो एंट्री विल एनएल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, अकाउंट डेबिट टू आर अकाउंट। और इसके बाद क्या करना पड़ेगा? फॉर इन्वेस्टिंग द अमाउंट, for investing the amount is set aside for redemption, set aside for redemption। तो एंट्री बनेगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, बस इन्वेस्टमेंट के पहले हम लोग लिखेंगे DRR इन्वेस्टमेंट, तो इधर हम लोग लिखेंगे RRI। इसका ये मतलब है डिबेंचर रिडम्पशन द इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, DRRI डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक। अब इन्वेस्टमेंट करने के बाद क्या होगा? इन्वेस्टमेंट किया तो क्या होगा? इंटरेस्ट मिलेगा, तो लिखो ऑन रिसीट ऑफ इंटरेस्ट ऑन DRRI। आपके इन्वेस्टमेंट्स में आपको क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है।
तो एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन DRRI अकाउंट। और हम लोग क्या करेंगे मालूम है, ये इंटरेस्ट को ट्रांसफर करेंगे कहाँ पर, PNL के अंदर। वेरी गुड। ट्रांसफर इंटरेस्ट टू PNL। तो एंट्री क्या बनेगा, इंटरेस्ट ऑन DRRI टू PNL अकाउंट। डेबिट टू अकाउंट। प्रोवाइडेड, एक अजम्पशन है कि ये जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना, ये वापस से री इन्वेस्ट नहीं हो रहा है। तो अगर री इन्वेस्ट हो जाएगा तो मेरा इन्वेस्टमेंट्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे बाय एनी चांस अगर किसी ने FD बनाया है, तो मैं बताऊँ ना आपको ना, ऑप्शन होता है कि इंटरेस्ट मिलेगा ना आपको, वो फिर से इन्वेस्ट हो जाए या आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाए। अगर आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाए तो जो इन्वेस्टमेंट जितने का था ना उतने का उतना ही रहेगा। एग्जाम्पल सर 1 लाख आपने इन्वेस्टमेंट किया है, 10,000 आपने बोला कि सर मेरे को ना ये इंटरेस्ट है ना इन्वेस्ट नहीं होना चाहिए, तो 1 लाख है आपके अकाउंट में 10,000 क्रेडिट आएगा। इन्वेस्टमेंट कितने का रहा, 1 लाख। नेक्स्ट टाइम उस 1 लाख के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, वापस से 10,000 आपके अकाउंट में क्रेडिट आएगा, 1 लाख वापस से सेम। अगर सर आपने बोला कि इंटरेस्ट है ना इन्वेस्ट हो जाए, तो 1 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट है, 10% कितना हो गया, 10,000। अगर वो इन्वेस्ट हो गया तो आपका इन्वेस्टमेंट है ना 1,10,000 हो जाएगा। आपके अकाउंट में पैसा नहीं डाला उन्होंने यूज करने के लिए, यहीं पर इन्वेस्टमेंट में रखा है। ये क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग का अजम्पशन क्या मालूम है कि ये इंटरेस्ट री इन्वेस्ट नहीं हो रहा है। एक काम करो, नीचे लिखो नोट, ये नोट लिखो, बोलो ना। 1,10,000 इन्वेस्ट हो रहा है तो अपने को 1,10,000 में मिलेगा ना। अगर हमारा इंटरेस्ट री इन्वेस्ट हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यू कितना हो गया, 1,10,000 हो गया, 1,10,000 हो गया। तो आप नेक्स्ट टाइम इंटरेस्ट किस पे मिलेगा, 1,10,000 पे मिलेगा। तो नोट नोट it is assumed that interest received interest received not vested। अगर बाय एनी चांस क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, बट अगर बोल दिया ये इंटरेस्ट है ना वापस से क्या हो रहा है, कि इन्वेस्ट हो रहा है, सर यहाँ पर टू PNL तो ये क्या हो जाएगा सर, पैसा मिलेगा अपने को बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, ऐसा होएगा। तो एंट्री क्या होगा मालूम है क्या, इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यू बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट को डेबिट। मतलब सर एक मिनट, ये PNL वाला नहीं, इसको टच नहीं करना है, ये वाला टच नहीं। तो एंट्री क्या बनेगा सर, ये दोनों को लेके इसके बदले में क्या आ जाएगा मालूम है, इन्वेस्टमेंट DRRI आ जाएगा। सर मेरे अकाउंट में क्रेडिट आएगा का पैसा नहीं, तो इसके बदले में क्या आ जाएगा, DRRI टू इंटरेस्ट और इंटरेस्ट टू PNL, ऐसे ही रहेगा। तो इससे क्या होगा, ये एंट्री से क्या होगा, आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू क्लियर, डन, ओके। नेक्स्ट, अब अब आ गया सर वाला दिन आ गया, एक रिडम्पशन वाला दिन आ गया। तो आफ्टर अलॉटमेंट ये सब हो जाएगा। सर ये सिलसिला चलता रहेगा कब तक, रिडम्पशन तक। रिडम्पशन 5 साल होने वाला, तो ईयर 1 में सेम, ईयर 2 में सेम, ईयर 3 में सेम, ईयर 4 में सेम,
ऐसा 5 साल तक चलता रहेगा। जैसे ही ईयर ऑफ रिडम्पशन आ गया, क्या करना पड़ेगा? पहले पहले जो इन्वेस्टमेंट किया था उसको ब्रेक करना पड़ेगा, फिर पैसा मिलेगा, फिर क्या करोगे आप लोग? पे ऑफ कर देंगे। तो लिखो, लिखो, एट द टाइम ऑफ, तो एट द टाइम ऑफ redemption of ventures, at the time of redemption of, चलो, encashment of cash, cashment RI, cashment of DRRI बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक डेबिट टू DRRI अकाउंट। इन्वेस्टमेंट्स को ब्रेक करोगे आप, को ब्रेक करोगे। अब ये जो भी पैसा मिलेगा इससे क्या करोगे आप? डिबेंचर होल्डर्स को पे ऑफ करना है। उन लोग ना डायरेक्ट बैंक नहीं बोलते, वो लोग बोलते हैं कि डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर और फिर डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। देखो, 7th एंट्री, अमाउंट ड्यू टू वेंचर होल्डर, ड्यू टू डिबेंचर बनेगा अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर बेंच होल्डर अकाउंट, पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर। नेक्स्ट आएगा आपका पेमेंट टू वेंचर, पेमेंट टू डिबेंचर थ्री बनेगा डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और एक काम बचा है, जो डीआर रिजर्व क्रिएट किया था ना आपने, उसको क्या करना पड़ेगा मालूम है? रिवर्स करना पड़ेगा, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। लास्ट एंट्री 9, आफ्टर redemption ventures are to be transferred reserve, ट्रांसफर एंट्री क्या बनेगा? डीआरआर अकाउंट डेबिट। देखो, दो लेजर क्रिएट किया था हमने, एक तो डीआरआर और एक तो डीआरआरआई। डीआरआरआई तो चला गया, तो हम लोग ने इन्वेस्टमेंट्स को ब्रेक कर लिया ना, एनकैशमेंट कर लिया, तो वो चला गया। बट अब बचा कौन सा था? डीआरआर, तो उसको भी अपने को खत्म करना पड़ेगा। तो एंट्री विल बी डीआरआर अकाउंट डेबिट, डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व अकाउंट। डन। चलो, क्लियर? क्लियर सबको? 2 मिनट लेना, जर्नल एंट्रीज देखना, और उसके बाद हम आगे बढ़
क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग का कल है ना, अभी कल किया है ना सूर्य कुमार? क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन सर पूछा क्या इस क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर? नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर दिस ट्रांजैक्शन पास करना। बैलेंस शीट ऑफ बी कंपनी लिमिटेड, सुनो ध्यान से, कौन सा कंपनी है सर? अनलिस्टेड। अदर देन आईएफआई बैंकिंग, एफसी, इनको तो डीआर का जरूरत, मतलब सर इसका मतलब क्या है? ये सेंटेंस ने मुझे बता दिया कि डीआरआर करना पड़ेगा, हाँ या ना? और कितना परसेंट सर? 10% किसका? डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग का। तो सर डिबेंचर्स कहाँ पर है? ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो है ना, नोट 3 में। नोट 3 में चलते हैं हम लोग, नोट 3। हाँ डिबेंचर्स, कितने का डिबेंचर्स है? 1,20,000 का 10% कितना होता है? 12,000। 12,000 का क्या क्रिएट करना पड़ेगा, बोलो एक बार फटाफट। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा, एंट्री पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर। क्लियर? समझा? ओके ओके। बैलेंस शीट दिया है, एक बार फटाफट देखते हैं क्या क्या है बैलेंस शीट के। तो शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल्स। उसके बाद नॉन करंट एसेट्स के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फिक्स्ड एसेट्स जिसको बोलते हैं, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक। उसके बाद इसका नोट्स टू अकाउंट। एट एनुअल जनरल मीटिंग इट इज रिजॉल्व्ड क्या? टू गिव शेयर होल्डर्स ऑप्शन टू परचेज 1 रुपीज 10 शेयर एट 15 फॉर एवरी 4 शेयर्स। मतलब सर क्या बोला उनको? 4 के सामने क्या? 1 मिले। वेरी गुड, दिस ऑप्शन वॉज टेकन अप बाय ऑल द शेयर होल्डर। आराम से पढ़ो, आराम से पढ़ो, आराम से पढ़ो। टोटल हमारे पास कितने शेयर होल्डर से बताओ? 1000। टोटल हमारे पास कितने शेयर होल्डर है? और क्या बोला ये 20,000 को? तो बोलो ना क्या बोला ये 20,000 को? ये जो 20,000 जो है ना तुम्हारे पास, तो तुम्हारे पास अगर 4 शेयर्स है ना, तो 4 शेयर्स मुझे लाके रिटर्न दो, और उसके बदले में मेरे पास से 1 शेयर्स लेके। और वो जो 1 शेयर्स में दे रहा हूँ ना, उसका क्या वैल्यू रहेगा? 4 रुपया। 15 3। मुझे एक बताओ, इधर ध्यान से समझो। टू गिव एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स द ऑप्शन टू परचेज, एक मिनट लेके जाओ और दो, ऐसा नहीं है। ऑप्शन टू परचेज, खरीदो मेरे पास से। क्या है ऑप्शन टू परचेज? कितना खरीदने का मौका मिला? 1 फॉर एवरी 4 शेयर्स। अगर तुम्हारे पास 4 है तो तुमको 1 मिलेगा। तो टोटल 20,000 है, तो डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है? 5,000 शेयर्स उनको मिलेगा। 5,000 शेयर्स उनको मिलेगा, और कितने रुपए में देंगे उसको हम लोग? 15 रुपया। 5 रुपए का क्या है इसके अंदर? प्रीमियम। सिंपल जनरल एंट्री मालूम है क्या बनेगा? कोई बताएगा जनरल एंट्री? बोलो बोलो बोलो, जनरल एंट्री क्या बनेगा? बात कर रहे हो? हाँ बोलो। भावेश, इतना तो सही बोला तू। सिक्योरिटी प्रीमियम, शेयर प्रीमियम का सिक्योरिटी प्रीमियम, सही एंट्री बोला उसने। बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू। सर बैंक में डेबिट कितना होगा? 5,000 शेयर्स 15। टू इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 5,000 इंटू 10। टू सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाएगा? 5,000।
ओपन कर लो आप लोग प्रैक्टिकल वाला। ऑफ बोलो। कंपनी लिमिटेड, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री। वेट, पर्टिकुलर, सबसे पहला एंट्री क्या एंट्री बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट, फिर बैंक अकाउंट, इधर आएगा आपका 5000 शेयर्स टू 15 डेबिट, 5000 ना 70 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 5000 rupees 10 to securities 5000 ₹2 5 आ जाएगा ये। क्लियर सबको? और आपको अगर जानना है कि सर ये 5000 कहाँ से, तो इट विल बी आपका एग्जिस्ट 20,000 शेयर्स डिवाइडेड बाय 4 into 1, 4 के सामने 1 मिलेगा। क्लियर? डन। फटाफट नेक्स्ट। सर वो भी बोला था कि जो बोनस के पहले है उसके ऊपर ये मिल रहा है, मतलब बोनस भी शायद मिलने वाला है। हाँ, टू इशू 1 बोनस शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स। अगर आपके पास 5 बोनस होगा तो, अगर आपके पास 5 हेल्ड होगा तो एक बोनस मिलेगा। आपके पास टोटल कितना शेयर्स है? 20 प्लस 5000 कितना? 25 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना हो जाएगा? 5000 बोनस मिलेगा। 5000 बोनस वाला कर लिया ना आपने? कि बोलो बोनस इशू करने के लिए। कभी भी ना डायरेक्ट ऐसा गोली मत मारो, पहले सोचो हम क्या बोल रहे हैं। बात नहीं क्या होता है ना कि कोई कोई वापर रहा नहीं है। चलेगा, मैंने देखा नहीं, बट इतना तो मेरे को एक समझ में आएगा, उनको ये मालूम है पैसा नहीं आता है। हम बोनस इशू करेंगे तो पैसा नहीं आता है। अपने को रिजर्व्स यूज करना है, तो पीएनएल जनरल रिजर्व, जो रिजर्व रहेगा पहला वो यूज करो। पहला तो सीआरआर होगा, तो सीआरआर भूल मत जाओ रे, एक ही दिन हुआ है खत्म हो गया चैप्टर। सीआरआर डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट जो रियलाइज इन कैश होता है, जनरल रिजर्व डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, फिर बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल।
ऐसा होता था। मत पढ़ो मत, एग्जाम तो मेरा आएगा। तो वही बोला, तुम लोग पढ़ते ही नहीं हो। तो आप लोग क्या सोच रहे हो कि डायरेक्ट एक बार पूरा सिलेबस होने के बाद पढ़ने जाओगे ऐसा? कितने बार बोला मालूम है, जाओ एक बार सच्ची में जाओ, और जाओ पासिंग परसेंटेज देखो ना गूगल में डाल के। आप लोग को समझ रहा है, और आप लोग एंड मोमेंट में अगर जागोगे ना पढ़ने के लिए, नहीं हो पाएगा। लोगों को कल का लेक्चर का याद नहीं आ रहा है। पार्टनरशिप तो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ याद रहेगा कि नहीं। पार्टनरशिप के अंदर गुडविल था, गेन रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो, बहुत सारा चीज। ओके, तो सर एक तो मालूम पड़ गया, 5,000 इंटू 10 कितना, 50,000। अब 50,000 के लिए सर सबसे पहले हम लोग को मालूम है रिजर्व्स में से कौन सा रिजर्व यूज करना पड़ता है। हाँ, नहीं पहला सी आर आर। आराम से आराम, सी आर आर है इस क्वेश्चन में, हाँ ना? देखते हैं कौन अलर्ट है। सेकेंड, सिक्योरिटीज प्रीमियम है क्या? ए 5,000 है ना? 25,000 है। कहाँ पर है मालूम है 25,000? कहाँ पर है मालूम है? कहाँ पर है? आ गया ना रिजर्व, तो ये यूज करेंगे पहले 25,000 का, फिर पीएनएल यूज करेंगे हम लोग 25,000। इज इट रियलाइज्ड इन कैश? तभी तो देखो ना, बैंक डेबिट बोला है ना, तो इट इज रियलाइज्ड इन ईयर। देखो एंट्री, एंट्री क्या बनेगा मालूम है? सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट 25,000, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट कितना, 25,000 टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, टू बोनस 50,000। सर ये कैसे आया 50,000? 5,000 शेयर, कर दूंगा डायरेक्ट। 25,000 शेयर्स डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1, जो भी आंसर आया वो इंटू ₹10, ₹2। नेक्स्ट एंट्री बनेगा हम, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बोनस टू डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000। हो गया। टू रीपे द डिबेंचर्स एट अ प्रीमियम, सर डिबेंचर को रीपे कैसा होने वाला है, वो भी प्रीमियम पे होने वाला। DRR इन्वेस्टमेंट्स इज रियलाइज्ड एट पार। रियलाइज्ड एट पार मतलब नो प्रॉफिट और लॉस, जितना हम लोग को था उतना ही पैसा रिटर्न मिला है एज पर एग्जिस्टिंग बुक वैल्यू। इन्वेस्टमेंट्स रियलाइज, तो पहले तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि सर हम लोगों ने कितने का रिजर्व क्रिएट किया है कि नहीं किया है। तो मैं जाके रिजर्व्स में देखता हूँ, कोई रिजर्व क्रिएट किया हुआ दिखता है क्या इधर? तो हम लोग को रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा, कितने का रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा सर? 12,000 का। तो लिखो नेक्स्ट, फोर्थ में ऐसे हेडिंग दे देता हूँ इधर, क्रिएशन ऑफ RR। सर कितने का रिजर्व यूज का क्रिएट करना है? 12,000 का, 1,20,000 का 10%, उतने का पीएनएल है क्या हमारे पास? हाँ, 25,000 ही यूज किया हमने। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू DRR अकाउंट 12,000, 12,000 यहाँ पर लिख दो, 1,20,000 10%। नेक्स्ट, फिफ्थ एंट्री। सर फिफ्थ एंट्री क्या करना पड़ेगा सर? इन्वेस्टमेंट्स भी करना पड़ेगा, हाँ या ना? तो इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो एंट्री क्या बनेगा? DRRI अकाउंट डेबिट। सर DRRI का फुल फॉर्म क्या है? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट, पैसा जाएगा। सर कितने का इन्वेस्टमेंट्स करना पड़ेगा हमको? ये जो 1,20,000 है ना, इसका
15%, कितना होता है ये? कितना हो रहा है? 18,000, 18,000, 18,000, 18,000 हो रहा है। चलो डन। अब क्या करना पड़ेगा सर? अब करना पड़ेगा हमको रिडम्पशन को ड्यू। अब करना पड़ेगा हमको रिडम्पशन ड्यू। रिडम्पशन ड्यू बोलो या पेबल बोलो, एक ही बात है। बुक से डिबेंचर जाएगा तो एंट्री क्या बनेगा? बुक से डिबेंचर जाएगा, डिबेंचर का नाम क्या है सर? 12% डिबेंचर। तो ये डेबिट हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा, तो लिखो एंट्री 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट था? 1,20,000। हम लोग ने मालूम है प्रीमियम, जब ये हम लोग ने इशू किया था ना, इशू एक लेजर क्रिएट किया था क्रेडिट में। देखो सुनो सुनो सुनो, तो याद है, बहुत अच्छी बात, बट सुन लो। हम लोगों ने, हमको पता है कि अगर हमको फ्यूचर में प्रीमियम देना है तो एक लेजर डेबिट भी करते हैं और एक लेजर से क्रेडिट भी करते हैं। डेबिट भी करते हैं और एक क्रेडिट भी करते हैं। तो जो डेबिट करते हैं ना, उसके साथ क्या करना था वो चैप्टर में सीख लिया हमने। मालूम है, अगर हम लोगों को लॉस और ये है, लॉस ऑन प्रीमियम है, तो उसको क्या करते थे हम लोग? पीएनएल में राइट ऑफ करते थे। सर अगर डिबेंचर इज रिडीमेबल एट द एंड ऑफ द ईयर तो टेन्योर के बेस पे, अगर सर थोड़ा थोड़ा पैसा हम लोग एवरी ईयर दे रहे हैं तो बेस्ड ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग के रेशियो में हम बांटते थे। तो डेबिट वाला जो लॉस है ना, उसके साथ क्या करना है वो वही चैप्टर में पढ़ लिया था। लेकिन क्रेडिट वाला जो लेजर था ना, डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम, उसके साथ क्या करना है वो नहीं पढ़ा था। तो मैं आज बता रहा हूँ। वो लेजर है ना जो क्रिएट होता है ना, जब आप रिडम्पशन करोगे ना, वो लेजर है ना डेबिट बोल के राइट ऑफ हो जाए। वो जो क्रेडिट किया था ना हमने वो टाइम पे लेजर, तो यहाँ पर है ना अभी डेबिट होके वो कैंसिल हो जाएगा। वो लेजर पैदा या क्रिएट कब हुआ था? जब इशू किया था तब। और वो कैंसिल कब हो रहा है लेजर? जब एक्चुअल में रिडम्पशन करने जाओगे। क्लियर? तो एंट्री बनेगा डिबेंचर, एक बार नाम देखो ना आप लोग ने, इशू ऑफ डिबेंचर में नाम क्या लिखा था? डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम क्रेडिट में। उधर ही, अरे उधर देखो, इधर दिख गया मेरे को, इधर, हाँ हाँ, अरे डिबेंचर रिडम्पशन, डिबेंचर रिडम्पशन, डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट। सर कितना प्रीमियम देने का था उन लोगों को? बोलना पड़ेगा 3%। तो आइडियली ये आ जाएगा आपका 1,20,000 का कितना होता है? 1,000 टू डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर अकाउंट 1,00,000। क्योंकि लिए अब हमारे पास वो एंट्री है नहीं, तो हम लोग इसको भी ना, डिबेंचर को भी ना राइट ऑफ मार देते पीएनएल के सामने, कर लो तो। ट्रांसफर ऑफ बनेगा डेबिट अकाउंट, डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट। कितना आएगा ये? 3,000। अब इन्वेस्टमेंट्स को क्या करना पड़ेगा? अब इन्वेस्टमेंट्स को क्या करना पड़ेगा सर? ब्रेक करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट्स को ब्रेक करना पड़ेगा, बराबर। पहला पे ऑफ कर ले। हाँ पहला, हाँ पहला इन्वेस्टमेंट्स को रियलाइज करते हैं। रियलाइज इन्वेस्टमेंट, और जितना पैसा, जितने का इन्वेस्टमेंट किया एग्जैक्ट उतना ही पैसा मिला एट पार।
entry will be bank account debit to TRRI बराबर कितने का इन्वेस्टमेंट किया था हम लोग ने 1 लाख नहीं 18,000 डन। अब नेक्स्ट क्या होगा पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर्स डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर देंगे एंट्री क्या बनेगा डिबेंचर होल्डर को पेमेंट किया तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक डायरेक्ट मतलब कर दिया ना डिबेंचर होल्डर में ट्रांसफर तो कर दिया ना सारा अमाउंट जिसको देने का है अपने को 1,23,600 का इसको पेमेंट करेंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 1,23,600 टू बैंक अकाउंट 1 लाख और एक काम बचा है ट्रांसफर टू डी ट्रांसफर ऑफ DRR ट्रांसफर ऑफ RR क्या बनेगा DRR को ट्रांसफर करने के लिए DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व क्या बोल रहे हो जनरल रिजर्व आएगा डेबिट तो अकाउंट कितना था इसके अंदर बैलेंस 12,000 खत्म हो गया सब खत्म 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 दी यार सबको आया समझ में तो वापस एक बार ये एंट्री इसको देखो सारा सबसे पहले तो सर क्या बोला था कि हम लोग है ना और शेयर्स इशू करने वाले उसने सीधा नहीं दिया घुमा के दिया कैसे घुमाया उसने बोला जिसके पास 4 है उसको और एक मिलेगा और सारे लोगों ने हाँ हाँ बोल दिया है कैसे मालूम लास्ट में लिखा था कि ऑल शेयर होल्डर एक्सरसाइज द ऑप्शन क्लियर तो 20,000 था डिवाइडेड बाय 4 कितना आ गया 5,000 शेयर्स हम लोग इशू करने वाले सर वो भी किस पे इशू कर रहे हैं एट प्रीमियम 15 रुपए पे इशू करने वाले क्वेश्चन ने दिया था फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट में बोला था कि जितने भी शेयर होल्डर होंगे ना उनको बोनस मिलेगा तो 20,000 तो ऑलरेडी थे और 5,000 नए लोग आ गए तो टोटल कितने हो गए 25,000 तो 25,000 लोगों को बोनस मिलेगा बोनस तो बोनस का ये 2 एंट्री हमने पास किया बोनस का ये 2 एंट्री हम लोग ने पास किया क्लियर नेक्स्ट अब क्या करना है सर रिजर्व क्रिएट और इन्वेस्टमेंट्स तो ये हम लोग ने कर लिया रिजर्व क्रिएट कर लिया और इन्वेस्टमेंट्स भी कर लिया अब ये होने के बाद फिर एंड में क्या करना पड़ेगा रिडम्पशन ड्यू तो रिडम्पशन को ड्यू कर लिया फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स को ब्रेक कर दिया पैसा आ गया तो पैसा हमने डिबेंचर होल्डर को पेमेंट भी कर दिया और जैसे डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर दोगे तो DRR को भी ट्रांसफर कर देने का डन सिंपल ओके आओ आप लोग अभी नेक्स्ट आओ अभी आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आओ क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ सब लोग राइट relevant journal entries for all the transactions write relevant journal entries for all the transaction arising out of the above during the year ended 31st March 22 Libra Limited a listed company मतलब लिखो 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 जैसा मैं लिख रहा हूँ नो DRR required but DRRI is required तो पहले तो इस क्वेश्चन को 5 स्टार दे दो
अच्छा सवाल। डन। Libra Limited recently made a public issue in respect of which the following information is available. Number of partly convertible debentures issued 2000 face value and issue price is 100. Face value कितना है? Issue price, number of debenture is 2000, face value and issue price दोनों 100 है. Number of debenture कितना है? अरे सुनो ना, 2 लाख जो है वो कन्वर्टेबल डिबेंचर है. कन्वर्टेबल, ये कन्वर्ट हो सकता है. किसमें हो सकता है कन्वर्ट? इक्विटी शेयर्स में हो सकता है या किसी और में, जो क्वेश्चन बोलेगा. कन्वर्टेबल पोर्शन पर डिबेंचर इज 60%. पूरा कन्वर्ट होगा कि थोड़ा? और थोड़ा मतलब सिर्फ 60%. सिर्फ 60%. डेट ऑफ कन्वर्जन ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ. आपको इशू किया तो तुरंत कन्वर्ट करेंगे कि कुछ समय के बाद? कुछ समय के बाद. कितना समय के बाद? 6 महीना. ये क्लियर? सर कन्वर्ट करने का टाइम कब आएगा? 6 महीने के बाद. ये भी क्लियर, समझ गया. Date of closure of subscription list is 1st May 2021. Date of allotment is 1st June. Rate of interest कितना है? 15%. Payable from the date of allotment. Payable from the date of, सर ये 15% interest है. Value of equity shares for the purpose of conversion is 60. हम लोग कन्वर्ट करने वाले 60 में. तो एक एक सुनो ना, नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए होगा हमको, कितना इशू करना है. उसके लिए हम लोग को तो पर शेयर का वैल्यू तो मालूम पड़ना चाहिए. एक एक का भाव क्या है, सुनो ना ध्यान से. मान लो मुझे इसको 10 लाख देने के, अब मैं कितना शेयर इशू करूं बताओ. इसके लिए मुझे ये जानना पड़ेगा कि एक एक शेयर का भाव क्या है. अगर मैं बोलूंगा एक एक शेयर का भाव 10 लाख है, तो कितना इशू करूं? एक एक शेयर का भाव 5 लाख है तो 2 शेयर. एक एक शेयर का भाव 1 लाख है तो एक एक शेयर का भाव 10 रुपया है. तो मतलब समझ गया सर, डिवाइड करना पड़ेगा. मैं बोलूंगा एक एक शेयर जो मेरे पास है ना, उसका वैल्यू 60 रुपीज़ है, तो डिवाइड बाय, तो मुझे जो भी पैसा देना है डिवाइड बाय 60 करूंगा, तो मुझे पता चलेगा कितना नंबर ऑफ शेयर्स इशू करना है. ये क्लियर? नंबर ऑफ डिबेंचर अप्लाइड 2 लाख. इंटरेस्ट पेबल ऑन द डिबेंचर हाफ ईयरली 30th September एंड 31st ऑफ. कुछ लिखना नहीं है, बुक बंद कर लो और इधर देखते रहो. बुक बंद कर लो, बंद कर लो, बुक बंद कर लो, बुक बंद कर लो. चलो आप लोग खुद 2 मिनट क्वेश्चन पढ़ो, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो. अच्छा, नोटबुक बंद करना, टेक्स्ट बुक नहीं. आप लोग क्वेश्चन पढ़ो और मुझे समझाओ कि क्वेश्चन में आपको क्या समझा है. आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ. चलो बताओ, बोलो बोलो बोलो, क्या समझा है? कुछ नहीं समझ. बोलो बोलो बोलो, तब तक मैं आंसर नंबर ये सब लिखता हूँ. समाधान. क्वेश्चन क्या बता रहा है आपको? क्या हो गया, रुक गया? ऐसे ही है सबको आदत. हमने 2 लाख का डिबेंचर इशू किया. इधर ध्यान से देखो, इधर ध्यान से देखो, इधर ध्यान से देखो. सबसे पहले तो सर आपको सवाल जो पूछा गया है ना, उन्होंने बोला जर्नल एंट्री पास करो, वो भी ईयर एंडेड 31 मार्च का. तो ईयर एंडेड 31 मार्च 22. इधर देखो, का मतलब है कि ये अगर टाइमलाइन बना रहा हूँ मैं, 1 अप्रैल 21 से लेकर 31 मार्च 22, इसके बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हुआ होगा ना, उसका जर्नल एंट्री पास करने बोला है. बोलो अभी क्या क्या हुआ है यहाँ पर. इशू किया है हमने डिबेंचर्स. कब इशू किया है? फर्स्ट में. परफेक्ट आंसर है सर. 1 मई 21 को मैंने इशू किया. और सर वो 1 जून को क्या हुआ है फिर? क्या बात है, क्या बात है. इस दिन अलॉट हुआ वो डिबेंचर्स. अब क्या करेंगे? फिर बोलने दो, बोलो. क्या होता है ना, जब मैं पूछता हूँ बोलो तो कोई ऐसा, अब मैं बोलूँगा तुम बोलो, तो वो बीच में जब बोलेगा ना तो क्या हो, फिर वो बोलेगा कहाँ हो, फिर बीच में कहाँ हो. बोल ही दो ना. बोलो. अरे बोलो मैडम.
टाइम हो जाने तो पूरा, नहीं तो अरे बोलो अभी। तो एक बार वो बोलेगा तो अब नहीं बोलोगे प्लीज, रहेगा ना। 1521 को इशू किया था और 16 को अलॉट कर दिया डिबेंचर्स। क्या बात है, डेट बताओगे क्या? उसने बोला है कि सर हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स। तो बोलो। 110 को क्या करेंगे हम लोग? तो 111 अच्छा लगेगा ना। 31 अक्टूबर बोलते हुए चलेगा, चलेगा, चलेगा। तो ओके, तो 31 अक्टूबर को हम कन ऐसे बीच बीच में जोक होना चाहिए, 31 होता है दिन लिखे। कौन सा? हाँ हाँ, 1 नवंबर ले लो, तो उसने भी वही बोला ना, तो उसने बोला कि सर मैं भी 31 अक्टूबर बोल रहा था, चलेगा। 31 अक्टूबर, 1 नवंबर। देखो, 6 महीना खत्म होने के बाद बोला। अभी आप मुझे बताओ, एक साल खत्म कब होता है? अगर 1 अप्रैल 21 को शुरू होता है साल, एक साल खत्म कब हो रहा है? कैसे सोचा आपने, कैसा आया आंसर ये? तो इट इज नॉट 1 अप्रैल को खत्म होता है, वो हमेशा एक दिन पहले वाला खत्म होता है। तो फर्स्ट को शुरू होगा तो 31 को खत्म होगा। ओके, डन। हाँ बोलो। वैल्यू का बाद में बात करते हैं, परफेक्ट है, ये भी अच्छा लगा। वैल्यू का डिस्कशन करते हैं डिटेल में बाद में, कितना ये कितना वो सब करते हैं, बट मुझे ना जानना है कि क्या क्या होने वाला है ट्रांजैक्शंस। अरे क्या बात है, वेरी गुड सर। इंटरेस्ट दो डेट पे आ रहा है, कौन सा डेट है दो? एक सितंबर और एक मार्च, एक सितंबर और एक। अमाउंट का करेंगे डिस्कशन, बोला अमाउंट का भी आप लोग को पूछूंगा, अमाउंट का भी डिस्कशन करेंगे। बट होने वाला क्या है, सबसे बड़ा इंटरेस्ट कब आएगा? 30th ऑफ सितंबर। तो सितंबर मतलब मोटा मोटा यहाँ पर हो गया। 30th सितंबर को सर इंटरेस्ट जाएगा, और दूसरा इंटरेस्ट जाएगा यहाँ पर। 31 मार्च को भी जाएगा इंटरेस्ट, बस। आएगा आएगा। अमाउंट का करेंगे ना डिस्कशन, अमाउंट का करेंगे। क्लियर? पहले तो सबको ट्रांजैक्शन क्लियर, क्या क्या होने वाला है। पीयूष, अगर ट्रांजैक्शन क्लियर हो रहा है ना, वो एंट्री जमेगा और समझेगा हमको करने के लिए। ये क्लियर? ये लिखो, ये नोट करो। नहीं तो एक काम करो, कुछ नोट मत करो, मेरे को ना लिख लेने दो ये सब, नहीं तो तुम लोगों को ना ध्यान नहीं रहेगा तो समझेगा नहीं। मेरे को पूरा लिखने दो, फिर मैं तुमको मौका देता हूँ, लिखते बैठो आराम से। सबसे पहला, इन बुक्स ऑफ, बोलो बोलो जल्दी जल्दी, इन बुक्स ऑफ लिब्रा लिमिटेड, जर्नल एंट्रीज, क्रेडिट डेबिट। आप ही सॉल्व करना पूरा। इस बार ना मैं डेट लिखने वाला, बिकॉज मेरे पास एग्जैक्ट डेट्स पता है। डेट पर्टिकुलर। चलो, तो पहला कौन सा डेट को एंट्री आने वाला है? 1 मई। 1 मई को एंट्री आएगा सर, 1 मई को एंट्री आएगा। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो एंट्री क्या बनेगा मालूम है? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, हाँ, टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। हम लोग एप्लीकेशन के थ्रू जाने वाले हैं ना, टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। तो कितना है सर? 2 lakhs इंटू 100, 2 crores, तो 200 लाख, 200 लाख, 200 लाख। अभी नेक्स्ट एंट्री कब आएगा जरा देखो, ऊपर टाइमलाइन से मालूम पड़ेगा कब। 1 जून को हम लोग को ये जो एप्लीकेशन मिला ना, उसको अलॉट कर देंगे हम डिबेंचर्स। तो यहाँ पर होने वाला है 1 जून 21 को
सर अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स करेंगे। तो ये जो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट के अंदर पैसा पड़ा है ना 2 करोड़ का, 200 lakhs का कितना परसेंट है अभी बताओ। डिबेंचर का परसेंटेज क्या है? 15%। 15% डिबेंचर्स अकाउंट, 15% डिबेंचर्स अकाउंट। ये भी क्लियर यहाँ तक सबको? डन। अब क्या ट्रांजेक्शन होने वाला है ऊपर से देख देख के सब मालूम पड़ेगा अभी। बोलो बोलो बोलो। अब इंटरेस्ट आएगा। अब इंटरेस्ट आएगा। अभी आप पर देखो ना, ये हो गया ये हो गया, अभी ये डेट आ रहा है तो इंटरेस्ट आने वाला है। इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट आएगा। सर इंटरेस्ट का एंट्री क्या बनेगा बोलो एक बार फटाफट। पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा। बराबर, हमको डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देना है। तो इट इज डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। डिबेंचर के ऊपर अमाउंट कैलकुलेट करो आप लोग ही। 30,000 तो गलत है। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना आ रहा है? 30 lakhs। तो ये 30 lakhs जो आ रहा है, ओ ओ हो, एक, नहीं नहीं नहीं, इसका तो बात करेंगे। एक पाप कर दिया हमने कंपनी लॉ के हिसाब से। आपको ये दिन में दिस प्लस DRRI भी तो करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट्स भी करना पड़ेगा। DRR का जरूरत नहीं है, लेकिन आपने जब भी डिबेंचर इशू कर दिया ना, तो आपको क्या क्रिएट करना पड़ता है? एक DRR और DRRI दो करना पड़ता है। लेकिन ये लिस्टेड कंपनी था तो DRR का जरूरत नहीं था, लेकिन DRRI तो आ ही जाएगा। तो सर सबसे पहले ना इन्वेस्टमेंट्स का एंट्री है। इन्वेस्टमेंट्स का क्या एंट्री आ जाएगा? बोलो बोलो बोलो। DRRI अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट बोलो जल्दी जल्दी। अमाउंट बोलो। गड़बड़ होने वाला है मैं अभी बता रहा हूँ, अमाउंट बोलो। गड़बड़ होगा मैं अभी बता रहा हूँ आपको। कितना आएगा? 30, 2 करोड़ का नहीं जीता, 2 करोड़ का 15%। गलत है, इधर ध्यान से देखो। इधर ध्यान से देखो। इधर ध्यान से देखो। 200 lakhs या 2 करोड़, इसका इंटू कितना परसेंट मालूम है? 15 बाद में करना। ये क्या किया मैंने? अरे सुनो ना, हम लोग को इन्वेस्टमेंट्स क्यों करना पड़ता है बताओ? इन्वेस्टमेंट क्यों करना पड़ता है बताओ? क्योंकि मुझे फ्यूचर में पैसा देना है। अगर मैं बोलूंगा फ्यूचर में पैसा देने का जरूरत ही नहीं है तो इन्वेस्टमेंट करूँ? अब मुझे ये मालूम है कि सर जितने भी मेरे डिबेंचर होल्डर है ना, 60% को तो मैं कन्वर्ट करने वाला हूँ इंटू शेयर्स। उनको पैसा देने भी नहीं वाला हूँ। पैसा देने वाला कितने लोगों को हूँ सिर्फ? तो इन्वेस्टमेंट भी सिर्फ उतना ही करना है। तो 2 करोड़ का सिर्फ 40% तक का ही मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। तो 2 करोड़ का 40%, उसका भी 15%, कितना आएगा ये? 12 लाख। ये क्लियर? अब बात करते हैं इस इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट में भी तुम लोग ने क्या घपला किया मुझे मालूम नहीं है। इंटरेस्ट का रेट कितना था? 15% है। तो कितना इजी था ये तो कितना इजी था। रुपीस 2 करोड़, 2 करोड़ के ऊपर 15% बराबर। कहाँ से मिलेगा ये? कहाँ से मिलेगा ये? जैन से? वाह। जून,
जुलाई अगस्त सितंबर, 4 मंथ आता है। आंसर इज 10 लाख। सिर्फ जर्नल एंट्री लिखा था ना तो तुमको बहुत डिफिकल्ट दिखता। ये है हमारा ट्रैकिंग। ये इससे आपको ट्रैक करना है क्या क्या एंट्री पास करना है। पहला सर इशू का पास कर दिया, फिर अलॉटमेंट का पास किया, फिर इन्वेस्टमेंट्स कर लिया। अब हम लोग ने इंटरेस्ट का पेमेंट भी कर दिया। अब इंटरेस्ट का पेमेंट करने के बाद सर ये क्या करने का है। सॉलिड है, सॉलिड एकदम सॉलिड। सर किसको कन्वर्ट करना है। डिबेंचर को कन्वर्ट करना है किसके इसमें, इक्विटी शेयर। तो डिबेंचर जाएगा, इक्विटी आएगा, तो डिबेंचर को डेबिट हो जाएगा और इक्विटी क्रेडिट हो जाएगा। सर यहाँ पर ध्यान देना, ये जो आपको डिबेंचर को कन्वर्ट करना है ना, वो भी 60 रुपीज़ के हिसाब से करना है। मतलब यहाँ पर भी प्रीमियम है 50 रुपये का, यहाँ पर भी 50 रुपये का प्रीमियम है। तो आप लोग मुझे बताओ कि कितने वैल्यू से डिबेंचर डेबिट होगा, कितने से इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा, कितने से सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट होगा। फिर मैं बताता हूँ, बोलो, करो करो करो, लगाओ दिमाग। 1 करोड़ 20 लाख से डिबेंचर चला जाएगा। सिंपल है यार, 2 करोड़ का 60%। उधर क्या दिमाग लगाना, इधर देखो। मैंने बोला आपको कौन सा डेट आएगा ये, 31 अक्टूबर। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर सर, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर। एंट्री क्या बनेगा मालूम है, ध्यान से देखना। 15% डिबेंचर अकाउंट, 200 लैक्स का 60%, 60% कन्वर्ट होने वाले, ऊपर ही हमने बात कर लिया, क्योंकि मुझे 40% लोगों का ही पैसा देने का जरूरत पड़ने वाला है। तो 60% कितना हो जाएगा इसका, 1 करोड़। अब 1 करोड़ 20 को डिवाइड बाय किससे करना है। अरे कितना इक्विटी शेयर आएगा, ये बोलो ना। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, अच्छा 2 इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना आएगा वो बता दो चलो। और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना आएगा वो बता दो। हाँ, तो यहाँ पर आएगा 2 लाख इंटू 100 है ना कि 10 है। तो ये कितना हो जाएगा, 20 लाख। अब सवाल ये है कि सर ये 2 लाख आया कहाँ से। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी issued is equals to 120 lakhs divided by rupees 60, which is equals to 2 लाख इक्विटी शेयर्स, 2 लाख इक्विटी शेयर्स। और यही 2 लाख शेयर्स इंटू रुपीज 50 विच इज़ 1 करोड़। ये हो जाएगा आपका सिक्योरिटी। अब क्या होगा, अब 31 मार्च आया, अब हमको फिर से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके बताओ, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके बताओ। 31 मार्च 2022 इंटरेस्ट का पेमेंट। सर जर्नल एंट्री तो सेम ही आने वाला है, जर्नल एंट्री तो सेम ही आ जाएगा। अमाउंट बताओ कितना आएगा, अमाउंट बता दो कितना आएगा। 6 लैक्स। तो अभी सुनो ध्यान से, इधर क्या है, 6 लैक्स, 2 लाख 50। गलत आंसर हम इधर। अभी प्लीज सुनो, सुनो 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 सुनो। यहाँ से यहाँ तक का इंटरेस्ट का बात चल रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास पूरा 2 करोड़ लोग थे, यहाँ पर भी मेरे पास पूरा 2 करोड़ लोग थे, यहाँ पर भी मेरे पास पूरा 2 करोड़ लोग थे, यहाँ पर भी मेरे पास 2 करोड़ लोग थे। समझ रहे हैं, यहाँ पर से कितने मेरे पास अभी, 80 लाख। यहाँ पर 80 लाख, यहाँ पर 80 लाख, यहाँ पर 80, यहाँ पर 80, यहाँ पर, सॉरी
आराम से आराम से। तो पहले कैन आई से सिंपल, इधर देखो, इधर देखो, बाद में कुछ कैलकुलेशन करना। ऑन रुपीज, एक नोट वन, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन 31st March 2022। तो कैन आई से दैट यहाँ पर ऑन रुपीज 80 lakhs, 80 lakhs थ्रू आउट द ईयर थे। सोच के देख, नहीं नहीं बोलते हैं, 80 lakhs थ्रू आउट द ईयर थे। सिंपल है, सुनो यार। यहाँ पर 80 लाख वाले लोग थे, यहाँ पर भी थे, यहाँ पर भी थे, यहाँ पर भी थे। तो 6 महीने का ले लो सीधा, 6 महीने का सीधा ले लो। क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, ऑन 80 lakhs, तो मैं क्या बोलूँगा, 80 लाख के ऊपर कितना रेट क्या था, 15% ना, कितना आया, और फिर बचेगा ऑन, परफेक्ट, आपको समझ गया मैंने, 1 crore 20 lakhs। वो कितना समय थे वो लोग, एक ही महीना, अक्टूबर, अक्टूबर एक ही महीना थे ना। 1 month डिवाइडेड बाय 12 मंथ, कितना था ये, 1 लाख, टोटल हो गया 7,50,000, 7,50,000। क्या आ जाएगा, 50,000, नोट नंबर 1। सिंपल वापस सुन लो, मैंने क्या बोला यहाँ पर, सर पूरे 2 करोड़ लोग थे। तो एक तो आप ऐसा भी करोगे तो शायद आंसर सेम ही आएगा, और सर जो 2 करोड़ थे वो कितना महीना थे, स्टार्टिंग का 1 महीने पकड़ लो, तो इंटू 15% इंटू 1 month बाय 12 मंथ, कितना होता है ये, 2.5 lakhs, बराबर है। और फिर 1 महीने के बाद कितने लोग हैं हमारे पास, हाँ 80 lakhs है। तो 80 lakhs के ऊपर 15%, वो भी कितना मंथ्स, 5 months, कितना होता है ये, आ रहा है, 5 लाख, कितना हो गया ये, वापस है 7 पॉइंट। ऐसा करो वैसा करो, आंसर सेम ही आएगा। मैंने क्या बोला आपको कि सर यहाँ पर मेरे पास 2 करोड़ थे, यहाँ से यहाँ तक 1 महीना है ना, 1 महीना तक 2 करोड़ वाले लोग थे, तो 2 करोड़ के ऊपर 1 महीने का इंटरेस्ट, और यहाँ से यहाँ तक, सर इसमें से 1 करोड़ 20 तो कन्वर्ट हो गए ना, तो बचे कितने, 80 लाख। तो 80 लाख लोगों को 5 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, सिंपल, डन, क्लियर, खत्म, डन, हो गया ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नॉट एट ऑल इजी। तो टाइमलाइन बनाओ और फिर करते जाओ ये। चलो, हो गया सबका लिख के, चलो डन। आओ आप लोग क्वेश्चन बुक, क्वेश्चन नंबर 7 है ना, सिमिलर है, तो होमवर्क ले लो। सिमिलर ही आप एडजस्टमेंट देख लेना, गिव एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑप्शन टू परचेज 1 शेयर, बराबर, बोनस दे रहे, डन। उसके बाद नेक्स्ट आना क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, अभी खत्म होने आया चैप्टर।
क्या करोगे आप लोग इतना? चलो आप लोग आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 11 में? कैलकुलेट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी अलॉटेड टू द डिबेंचर होल्डर्स, बराबर है, एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन टू द मैक्सिमम। सर कितने नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब कन्वर्टेबल वाला है, कितने? जैसे पिछले क्वेश्चन में भी अगर मैं पूछूंगा ना कितने हम लोग ने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू किया था पिछले क्वेश्चन में, बैक इक्विटी यहाँ पर है ना, ताकि कितने नंबर ऑफ इक्विटी यहाँ पड़ेगा डिबेंचर पर, क्वेश्चन पढ़ के समझ, तो टोटल पैसा कितना दे। Re Limited issued 20,000 30% convertible debentures of 100 each. The debentures are redemption on first terms of the issue are they are redeemable at premium. सर 105 मिलेगा, कैलकुलेटर ले लो फटाफट। 1000 टू 105 कितना आता है? हाँ 21। ऑल्सो कॉन्फर्ड ऑप्शन टू डिबेंचर होल्डर टू कन्वर्ट 20% ऑफ द होल्डिंग, पूरा कन्वर्ट हो सकता है हाँ या ना? 20% का 20% बराबर कितने का शेयर वैल्यूशन क्या है, और शेयर वैल्यू कितने पे कर रहे हैं? डिवाइड बाय 15, कितना आंसर आ रहा है? लेकिन आगे कुछ तो लिखा है कि हम लोगों ने एडजस्ट, डिबेंचर होल्डर होल्डिंग 2500 शेयर डिड नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन। करो कितना आ रहा है? 25,500 गलत है। यस करिसा। बहुत ईजी है, लिख लिख के समझाता हूँ, बहुत ईजी है। 1,22,000, 1,00,000 कहाँ से ला रहे हो? तो लिखा कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बी अलॉटेड, कैलकुलेशन ऑफ नंबर शेयर्स टू बी, ये रुपीज नहीं है, ये नंबर्स में है। सबसे पहले सर टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं? बोलो बोलो फटाफट। 20,000 में से ना 500 हटा ही दो, तो कन्वर्ट नहीं होने वाले, तो लेस कर दो, लेस कर दो। डिबेंचर होल्डर्स नॉट ऑप्टेड फॉर कन्वर्जन 1,500, बचा कितना? 1,000। अब ये क्या हुआ, बोलो डाउट बोलो। अब ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, क्या होगा? नंबर डिबेंचर्स टू बी कन्वर्टेड
कैन आई 20% 500 1000 500 1500 बराबर रिडम्पशन वैल्यू ऑफ I0 डिबेंचर। कैन आई से I00 डिबेंचर है, इसको कितना पैसा देने वाले हम? 10 आ रहा है $1,60,000। यहाँ पर ना लिखना रुपीज़, हाँ रुपीज़ लिखना, नहीं तो वो नंबर ऑफ डिबेंचर दिखेगा। 1,500 क्लियर सर। प्राइस ऑफ शेयर्स कितना है? प्राइस शेयर्स कितना? therefore conversion rupees 3 divided by आ जाएगा ये 24,500 डन। क्लियर? आप लोग आओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 12 वर्क। क्वेश्चन नंबर 12 ले लो फटाफट होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 5 में आओ। क्वेश्चन नंबर 5 भी ले लो होमवर्क। सेम ही तो नहीं है नंबर? सेम है ना? नंबर एक बार चेक कर लो, सेम है क्या? हाँ सेम है। तो दिस इज सेम एज क्वेश्चन के बाद क्या है? अच्छा टाइम पास वाला है। ये तो क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलना चाहता है? क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है यू आर इक्वल टू 5 जनरल एंट्री। मत करना ये वाला, मैं कर लूँगा। इसका लास्ट में करना ये वाला। 14 का फर्स्ट पार्ट जो है ना, ये आप लोग को आ जाएगा। वैसे तो सेकंड पार्ट भी आ जाएगा, बट सेकंड पार्ट वाला वो हम लोग साथ में करते हैं। 14 का फर्स्ट पार्ट वाला लास्ट में करना, बिकॉज हम लोग जब कल लेक्चर चालू करेंगे ना, तो 14 से ही मतलब लिखना शुरू करूँगा मैं। बाकी डिस्कस कर लेंगे। 14 का 1 आपने लिखा होगा, फिर 14 का 2 में लिखा के दूंगा। ओके आप लोग को टेस्ट का भी बता दिया, ठीक है।